नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं 2026 के नॉर्वे की। और सच कहूं तो ये देश आजकल एक बेहद दिलचस्प और जटिल संतुलन यानी एक बैलेंसिंग एक्ट से गुजर रहा है। एक तरफ इनकी सदियों पुरानी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, तो दूसरी तरफ भविष्य को आकार देने वाले सख्त वैश्विक नियम। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये सब एक साथ कैसे चल रहा है। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम किन विषयों पर बात करेंगे। पहला, नॉर्वे के संविधान दिवस की परंपराएं। दूसरा, उनकी 2026 की अर्थव्यवस्था। तीसरा, यूरोप को होने वाली गैस आपूर्ति। चौथा, जीरो एमिशन फ्योर्ड्स। और पांचवा, सोशल मीडिया के नए आयु नियम। शुरुआत करते हैं पहले विषय से, संविधान दिवस की सांस्कृतिक परंपराएं, जहां वैश्विक पहुंच और ऐतिहासिक जड़ों के बीच एक बेहतरीन तालमेल दिखता है। इस बड़े पैमाने की बात करने से पहले आइए 17 मई की सुबह के एक छोटे पर बेहद खास पल पर ध्यान देते हैं। ये जश्न सच में पूरी दुनिया में फैला हुआ है। सोचिए, सुबह के 4 बजे हैं। नॉर्वे में अभी अंधेरा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में सेलिब्रेशंस शुरू हो चुके हैं। फिर सुबह 8 बजे अस्कर में क्राउन प्रिंस का परिवार बच्चों का स्वागत करता है और सुबह 10:30 बजे तक बच्चों की मुख्य परेड ओस्लो के रॉयल पैलेस तक पहुंच जाती है। ये देखना काफी रोचक है कि कैसे ये जश्न दुनिया के एक छोर से शुरू होकर वापस राजधानी में आकर मिल जाता है। इस मौके पर सिडनी में मौजूद प्रिंसेस इंग्रिड अलेक्जेंड्रा ने एक बेहद प्यारी बात कही। उन्होंने कहा, आज मुझे घर की थोड़ी ज्यादा याद आ रही है। मैं यहाँ सिडनी में 17 मई मनाऊंगी और मैं आशा करती हूँ कि सभी का दिन शुभ हो, चाहे वे नॉर्वे में हो या विदेश में। ये शब्द इस राष्ट्रीय पर्व में एक सच्चा मानवीय स्पर्श जोड़ते हैं। ये बताता है कि लोग चाहे दुनिया में कहीं भी हों, उनकी जड़ें उन्हें वापस बुला ही लेती हैं। और जब बात इन जड़ों की और राष्ट्रीय पैमाने की हो रही है, तो जरा ओस्लो की इस परेड के आकार के बारे में सोचिए। यहाँ 1 लाख, जी हाँ, 1 लाख स्कूली बच्चे इसमें हिस्सा लेते हैं। इतने बच्चों को एक साथ देखना अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। पैलेस की बालकनी से इनका स्वागत करने की ये परंपरा 1906 से चली आ रही है। खैर, ये तो हुई संस्कृति और धरोहर की बात, लेकिन कोई भी देश सिर्फ परंपराओं से तो नहीं चलता है ना। तो आइए देखते हैं कि इस जश्न के पीछे देश की अर्थव्यवस्था आखिर किस दिशा में जा रही है। दूसरा विषय है 2026 की अर्थव्यवस्था, जहां वैश्विक अस्थिरता के बीच विकास को मैनेज किया जा रहा है। आइए अब नॉर्वेज बैंक के ताज़ा आर्थिक आंकड़ों पर एक नज़र डालते हैं। नॉर्वेज बैंक के ताज़ा आंकड़े काफ़ी कुछ बयान करते हैं, जैसे कि मुद्रास्फीति यानी महंगाई अभी भी उम्मीद से थोड़ी ज़्यादा लगभग 3% पर बनी हुई है। आगे मजदूरी यानी वेजेस में भी वृद्धि का अनुमान है। अगर फॉरेन एक्सचेंज की बात करें तो क्रोने एक्सचेंज रेट में काफ़ी सुधार आया है, लेकिन इसके साथ ही मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध की वजह से ऊर्जा बाजार में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। ये सारे पहलू आपस में उलझे हुए हैं, जैसे बढ़ा हुआ वेतन और क्रोने की मजबूती सीधे तौर पर वैश्विक महंगाई और अनिश्चितता से टकरा रहे हैं। और ऐसे उथल-पुथल वाले माहौल में सेंट्रल बैंक ने अपनी ब्याज दर यानी इंटरेस्ट रेट को 4% पर स्थिर रखा है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह आंकड़ा इतना मायने क्यों रखता है। दरअसल ऐसी सतर्क मौद्रिक नीति इन अनिश्चित वैश्विक परिस्थितियों में एक एंकर की तरह काम करती है। बैंक जल्दबाजी में कोई कदम उठाने के बजाय अर्थव्यवस्था को बाहरी झटकों से बचाने की कोशिश कर रहा है। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे विषय की ओर, यूरोप की गैस आपूर्ति को सुरक्षित करना, जिसमें नॉर्वे ने पिछले 25 सालों में एक बड़ी भूमिका निभाई है। आइए दुनिया के नक्शे पर नॉर्वे के उस रूप को देखते हैं जहां वो खासकर गैस्को के जरिए एक विशाल फॉसिल फ्यूल निर्यातक के रूप में खड़ा है। पिछले 25 सालों से गैस्को ने यूरोप के करोड़ों लोगों तक नॉर्वेजियन नेचुरल गैस को बेहद सुरक्षित ढंग से पहुंचाया है। ये सच में पूरे महाद्वीप के ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक बेहद जरूरी स्तंभ बन चुका है। इसकी 25वीं वर्षगांठ पर ओस्लो में अलग अलग देशों के ऊर्जा मंत्रियों का इकट्ठा होना ही ये साबित करता है कि ये साझेदारी यूरोप के लिए कितनी अहम है। तो यहाँ पर सबसे ध्यान देने वाली बात ये है जो इंटरनेशनल गैस यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट खालिद अबू बकर ने कही। उन्होंने बताया कि ऊर्जा सुरक्षा को सिर्फ स्टोरेज कैपेसिटी या परसेंटेज में नहीं नापा जा सकता। असली मायने इस बात के हैं कि सप्लाई कैसे हो रही है, रास्ते, कॉन्ट्रैक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और सबसे बढ़कर एक भरोसेमंद साझीदार का होना। ये बात बिल्कुल सटीक तरीके से समझाती है कि यूरोप की स्थिरता के लिए नॉर्वे जैसे एक विश्वसनीय साथी की जरूरत क्यों है।
अगला और चौथा विषय है जीरो एमिशन हेरिटेज फ्योर्ड्स। यहाँ बात होगी नए और सख्त पर्यावरण नियमों की। अब यहाँ हमें एक काफ़ी दिलचस्प विरोधाभास यानी कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ तो नॉर्वे दुनिया भर में फॉसिल फ्यूल भेज रहा है, पर दूसरी तरफ अपने ही देश में बेहद कड़क क्लाइमेट रूल्स लागू कर रहा है। और ये आंकड़े इस बात को बिल्कुल साफ कर देते हैं कि 2026 के नए शिपिंग नियम सच में बेहद सख्त हैं। गेरोंगा फ्योर्ड और नेरू फ्योर्ड में आने वाले 10,000 ग्रॉस टनेज से कम के पैसेंजर जहाज़ों को इन्हें हर हाल में मानना होगा। जैसे अगर जहाज़ बैटरी या ग्रीन हाइड्रोजन से चल रहा है तो उसे सीधे तौर पर CO2 या मीथेन बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। अमोनिया यूज़ करने पर N2 एमिशंस को रोकने की बेस्ट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। और अगर बायोगैस का इस्तेमाल हो रहा है तो उसे 50 से 65% ग्रीन हाउस गैस कम करना ही होगा। और ध्यान रहे, ये बायोगैस खाने वाली फसलों से नहीं बनी होनी चाहिए। अब अगर किसी शिपिंग कंपनी को इन नियमों से थोड़ी मोहलत चाहिए तो उनके लिए रास्ता और भी लंबा और मुश्किल है। ये छूट सिर्फ दिसंबर 2029 तक ही मिल सकती है। इसके लिए उन्हें पूरा सबूत देना होगा कि उनका जहाज़ 2024 से लगातार इन फ्योर्ड्स में चल रहा है। उन्हें दुनिया की धरोहर से जुड़े बाकी सभी नियम मानने होंगे। ये साबित करना होगा कि शोर पावर का ना होना ही उनकी एकमात्र रुकावट है, और आगे चलकर शोर पावर लाने का एक ठोस प्लान भी दिखाना होगा। ये सब इतना मायने इसलिए रखता है क्योंकि नॉर्वे समुद्री डिकार्बनाइजेशन के लिए एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड सेट कर रहा है जिसे पूरी दुनिया बहुत ध्यान से देख रही है। और अब आते हैं हमारे आखिरी विषय पर, सोशल मीडिया की नई आयु सीमा, डिजिटल तकनीक पर एक कड़ी लाइन। ऊर्जा और अर्थव्यवस्था के बाद आइए समाज पर इसका असर देखते हैं। नॉर्वे अपने सबसे छोटे नागरिकों को बचाने के लिए तकनीक से जुड़े नए और सख्त कानून बना रहा है। अब इस आंकड़े में जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है वो ये है कि 2026 में नॉर्वे के अंदर 9 से 10 साल के 51% बच्चे और 11 से 12 साल के 74% बच्चे सोशल प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव हैं। सोचिए, पुराने नियम इतने असरदार नहीं थे। इसी बेहद ज्यादा इस्तेमाल को देखते हुए ही प्रधानमंत्री ने एक सख्त कदम उठाया है, जिसमें 16 साल से कम उम्र के सभी लोगों के लिए इन प्लेटफॉर्म्स पर पूरी तरह पाबंदी लगाने का प्रस्ताव है। ये चार्ट आसानी से समझा देता है कि आखिर ऐसी सख्ती की जरूरत क्यों आई। चलिए अब इस नई पॉलिसी को थोड़ा बाकी दुनिया से कंपेयर करके देखते हैं। नॉर्वे का प्रस्ताव एकदम कड़ी 16 साल की आयु सीमा का है, और अगर टेक कंपनियां एज वेरिफिकेशन में फेल होती हैं तो उन्हें डिजिटल सर्विसेज एक्ट के तहत भारी जुर्माना देना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया में भी 16 साल की लिमिट है, पर वहां छोटे बच्चे आसानी से इसे बाईपास कर रहे हैं। और यूके की बात करें तो वहां एज वेरिफिकेशन की जरूरत सिर्फ तब होती है जब किसी स्पेसिफिक खतरे का डर हो। हालांकि ये सब इतना आसान नहीं है। नॉर्वे की डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने इस वेरिफिकेशन प्रोसेस में यूजर्स की प्राइवेसी को लेकर काफी चिंताएं भी जताई हैं। ये तुलना वाकई में आगे के ग्लोबल टेक रेगुलेशंस के लिए काफी बड़ा उदाहरण बन सकती है। तो इन सभी विषयों पर चर्चा करने के बाद हमारे सामने एक बेहद बड़ा और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल खड़ा होता है। बाकी की दुनिया इस देश से क्या सीख सकती है, जो एक ही वक्त में यूरोप के फॉसिल फ्यूल्स का सबसे बड़ा संरक्षक भी है और साथ ही जीरो एमिशन फ्योर्ड्स और बच्चों के लिए सख्त डिजिटल कानून लाने में सबसे आगे भी। ये आधुनिक और एक दूसरे से बिल्कुल अलग दिशा में जाने वाली प्राथमिकताएं एक साथ कैसे काम कर सकती हैं? ये विश्लेषण सच में हमें इन सवालों पर और ज्यादा सोचने के लिए प्रेरित करता है। मुझे उम्मीद है कि इन जानकारियों से नॉर्वे के आधुनिक रूप को समझने में मदद मिली होगी। हमारे साथ इस एक्सप्लेनर में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।